नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी अपडेट सामने आई। खबरें आ रही हैं कि होली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को मोदी सरकार जो है बड़ी खुशखबरी दे सकती है। क्या होली से पहले खाते में आएगा मोटा पैसा? इसके अलावा 8th पे कमीशन पर क्या है ताजा अपडेट, इसको भी करेंगे डिकोड। पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रवीण शर्मा सर। सर, आपका मनी सेंट्रल में बहुत स्वागत है। धन्यवाद विशाल। आज के मनी सेंट्रल में सबसे पहले बात करेंगे 8th पे कमीशन को लेकर आई जो है गुड न्यूज की। इसके बाद चर्चा करेंगे ई वे बिल की। खबरें आ रही हैं कि जनवरी में ई वे बिल जनरेशन में 43% की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। ज्यादा ई वे बिल बनने का वजह क्या है, क्या मतलब है, इसको भी जानने और समझने की कोशिश करेंगे। और अंतिम में चर्चा करेंगे एजीआर पेमेंट पर मची रार। चलिए बिना देर किए फटाफट करते हैं मनी सेंट्रल की शुरू। रंगों का त्योहार होली नजदीक है और इस बार जो है ये त्योहार केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए दोहरी खुशखबरी जो है लेकर आ सकता है। केंद्र की मोदी सरकार जल्द ही अपने लाखों कर्मचारियों को एक बड़ी राहत देने की तैयारी में। अगर आप भी केंद्रीय कर्मचारी हैं या पेंशन भोगी हैं तो ये खबर सीधे आपकी जेब और बैंक बैलेंस से जो है जुड़ी हुई है। रिपोर्ट्स की माने तो सरकार होली से ठीक पहले महंगाई भत्ते यानी डीए में जो है बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। प्रवीण सर, क्या 60% तक पहुंच जाएगा महंगाई भत्ता? नहीं, बिल्कुल सरकार की जो मंशा जो खबरों के हिसाब से जान पड़ रही है वो 2% का जो इन्फ्लेशन का जो इंडेक्स है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो 2% की बढ़ोतरी पक्की दिखाई दे रही है। एक जनवरी 2026 से इसे लागू करने की बात है और माना ये जा रहा है कि मार्च के पहले हफ्ते में ही कैबिनेट की बैठक में इसको लेके प्रधानमंत्री जो है वो कैबिनेट की बैठक में इसका ऐलान किया जा सकता है। और इसके साथ जो है होली पे एक बड़ी खुशखबरी, एरियर सहित सैलरी, फरवरी की सैलरी और जनवरी का एरियर मिलकर तो केंद्र सरकार के जो कर्मचारी हैं उनको एक बड़ी राहत यहाँ पे दिखाई सर, देती इसके है। अलावा सर डीए से जुड़ा हुआ मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी जाता हुआ दिखा था, उस खबर को भी हम आपसे चाहेंगे कि डिकोड करवाएं। वो क्या मामला था सर? नहीं, डीए का देखिए मामला कोलकाता का जो कर्मचारियों से जुड़ा हुआ था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेके एक बहुत अहम जो है विशाल फैसला वहाँ पे इसको लेके कर्मचारियों के हित में एक बड़ा फैसला सुनाया विशाल। चलिए सर, अब 8th पे कमीशन की भी बात कर लेते हैं क्योंकि आप मौजूद हैं हमारे साथ सर। तो बड़ा अपडेट जो है वो हम आपसे जानना चाहते हैं। खबरें आ रही हैं कि 8th पे कमीशन का जो है ऑफिशियल वेबसाइट है, अब वो लॉन्च कर दिया गया है। जिसके पहले जो हम लोगों ने बात की थी सर कि डायरेक्टर की नियुक्ति हो गई है, कामकाज जो है फुल थ्रॉटल में जो है चलता हुआ दिख रहा है। लेकिन आपसे जब बातचीत हो रही थी न्यूज़ रूम में तो आप कह रहे हैं कि अभी भी जो है कर्मचारियों में रोष है, उस स्पीड से काम आगे बढ़ता हुआ नहीं चल रहा है। क्या है पूरा मामला, लेटेस्ट अपडेट क्या है, बताइए। नहीं, देखिए सरकार ने जो है हाल में जो है इसकी वेबसाइट 8th पे कमीशन की लॉन्च कर दी है। उसमें एक बड़ा अपडेट ये है कि काम जो है वो अब रफ्तार पकड़ता हुआ 8वें वेतन आयोग का दिखाई दे रहा है विशाल। एक तो उसमें 18 सवालों की जो है वो फेहरिस्त दी गई है जिनमें पेंशन, सैलरी को लेके, डीए को लेके और इसमें सजेशन जो है वो तमाम जो अलग अलग स्टेक होल्डर हैं उनसे लेकर आम जनता तक जो है सजेशन मांगे गए हैं और इसी जो है 16 मार्च तक लोगों को इसके सुझाव भेजने हैं। इसका मतलब ये है कि 16 मार्च तक एक बड़ी एक्टिविटी को मतलब फीडबैक और सजेशन का काम जो है वो फ्रीज कर लिया जाएगा 16 मार्च तक। उसके बाद इन जो सुझाव हैं उसमें से क्या लिया जा सकता है क्या नहीं, इन पर चर्चा पर चर्चा का दौर शुरू होगा। सुझाव जो मांगे गए हैं उसमें जो संघ हैं, कर्मचारियों के संगठन हैं वो भी शामिल हैं, आम लोग भी दे सकते हैं। तो 16 मार्च तक की एक तरह से डेडलाइन है। उसके बाद मुझे लगता है कि फिर कंसल्टेशंस का और इन जो फीडबैक आ रहे हैं या बाकी चीज़ें इस पर काम स्टार्ट होगा। मुझे लग रहा अब सरकार यहाँ पे जो बार बार इस तरह की चीज़ें आ रही थी कि सरकार बहुत स्लो गति से, और हम लोग भी अभी हाल में जब बात की थी तब भी इस बात का जिक्र किया था कि जितने मंथर गति से इस पे काम हो रहा है उसमें समझ में नहीं आता कि सरकार की आखिर मंशा क्या है, इतना डिले करने का रीजन क्या है। लेकिन अब जो तस्वीर उभर रही है सरकार को शायद समझ में आ गया कि ये बहुत ज़्यादा हीला हवाली करने का कोई फायदा विशाल है नहीं। एक सवाल ये भी उठ रहा है प्रवीण सर कि कहा जा रहा है कि यूपी इलेक्शंस बड़े नज़दीक है, उस वजह से भी क्या सरगर्मी तेज हो गई है? नहीं, देखिए यूपी इलेक्शन है, उसके पहले इसी साल इलेक्शन है, अभी आपके पश्चिम बंगाल के इलेक्शन है, आपका तमिलनाडु के इलेक्शन है, कई और जगह भी इलेक्शन है, आसाम में इलेक्शन की बात है। तो इलेक्शंस तो भारत में हर साल हैं। कोई आप एक साल ऐसा बताइए जब किसी राज्य में, अभी
पिछले साल नवंबर में बिहार में इलेक्शन हुए, उसके पहले महाराष्ट्र में इलेक्शन हुए थे, पहले दिल्ली में था जब ऐलान किया दिल्ली गया। में इलेक्शन थे। तो इलेक्शन तो भारत जो है वो चुनावों का देश है एक तरह से, तो वो तो हर साल इलेक्शन होने हैं, उससे लिंक करके देखा जाए तो देख सकते हैं। जी। अदरवाइज तो ये आप मानकर चलिए कि मैं हमेशा से ये मानकर चलता रहा हूँ कि इसका कोई इलेक्शन से रिलेटेड कोई मुझे लगता नहीं कि सिग्निफिकेंस है केंद्र सरकार के लिए पर्टिकुलरली। ओके। पॉलिटिक्स के लिहाज से सिग्निफिकेंस है, लेकिन आप इलेक्शन से सीधे सीधे जोड़े। बहुत सारे पिछले साल से अब तक जब से ऐलान किया गया तब से बार बार यही बात कही जा रही कि साहब इलेक्शन से ताल्लुक है। मुझे लगता नहीं कि सरकार का इलेक्शन से कुछ। लेकिन प्रवीण सर, आज 9 तारीख है, यानी अभी से देखिए कि बहुत कम दिन बचे हैं 12 फरवरी को। 12 फरवरी को जो कहा गया कि जो है धरना प्रदर्शन करेंगे, हड़ताल करेंगे पुरानी पेंशन की मांग को लेकर, और जो है डीए मर्ज करने को लेकर, एरियर्स वाली बात को लेकर कहा गया कि कोविड के टाइम्स में 18 महीने का जो डीए नहीं मिला उसको लेकर, तो उन मोर्चों पर भी क्या सरकार की नज़र है या क्या उस पर? नहीं, मुझे लगता है कि अब ये जो स्ट्राइक का जो मसला है वो डाइल्यूट होता हुआ दिखाई देगा। सरकार ने जब सबसे सजेशन मांगे हैं, सबसे फीडबैक मांगे हैं, कर्मचारी संगठन भी हैं, सारे लोग अपने सजेशन या फीडबैक उस जो माईगव पोर्टल है वहाँ पे जाकर अपना ऑनलाइन दाखिल कर सकते हैं। तो अंततः सुझाव और जो संवाद है उसी की प्रक्रिया से काम होना है, चलना है। अगले चरण में जो बैठकें हैं उनका दौर शुरू होगा जहाँ तक दिखाई देता है। तो केंद्र सरकार के जो कर्मचारी संगठन है वो अपनी बात रखेंगे आयोग के सामने, आयोग बात सुनेगा, उसके बाद क्या कंसेंसस बन के निकल कर आता है, उसके आधार पर क्या सिफारिशें डेवलप होती हैं, ये सब फिर चीज़ें आगे चलेंगी। चलिए सर, आगे बढ़ते हैं। अगर देखिए किसी इकॉनमी की नब्ज समझनी हो तो सिर्फ शेयर बाजार नहीं, माल की आवाजाही के आंकड़े भी देखिए। अब इसी आंकड़े को जो है आप ई वे बिल से जो है बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। ई वे बिल जो है एक ऑनलाइन जो है डॉक्यूमेंट होता है जो तब बनाना जरूरी होता है जब आप 50,000 रुपये से ज़्यादा कीमत का सामान जो है एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं। इसमें ये जानकारी होती है कि सामान क्या है, कौन भेज रहा है, किसे भेजा जा रहा है, कौन ट्रांसपोर्ट कर रहा है। अब प्रवीण सर, इन खबरों में एक एडिशनल खबर ये आ रही है कि जनवरी महीने में ई वे बिल जो है रिकॉर्ड बनाया है। ई वे बिल जनरेशन की बात मैं कर रहा हूँ। जनवरी महीने में करीब 13.68 करोड़ ई वे बिल जो है बनाए गए। ये अब तक का दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है सर। इससे ज़्यादा जो है सिर्फ दिसंबर में बने थे, करीब लगता है 13.83 करोड़ के। आपसे समझना चाहेंगे कि ई वे बिल वाला मसला क्यों, और लगातार हम लोग इसको जो है मनी सेंटर में डिकोड करने की कोशिश करते हैं। हमारे व्यूअर्स को समझाइए ई वे बिल होता क्या है। हालांकि मैंने संक्षेप में समझाने की कोशिश की है, लेकिन इसका जो इकोनॉमिक एंगल वो भी समझाइए। नहीं, देखिए, सिर्फ और सिर्फ ई वे बिल नहीं, आप ओवरऑल अगर फास्ट मूविंग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को देखेंगे जिसमें ई वे बिल भी आता है, जीएसटी का कलेक्शन भी आता है जी, इन तमाम अगर आप आंकड़ों पे नज़र दौड़ाएंगे तो वो ये बताते हैं, और उन्हीं से इकोनॉमी की आपकी सेहत का पता चलता है कि आखिर देश की जो अर्थव्यवस्था है उसकी स्थिति क्या है, उसकी हालत क्या है, किस तरह से रन कर रही है, महीने दर महीने आधार पर आपकी इकोनॉमी में क्या बदलाव विशाल आ रहे हैं जी। और फास्ट मूविंग जो इंडिकेटर हैं वो ये बता रहे हैं कि इकोनॉमी में विस्तार एक नज़र आ रहा है। ऐसे वक्त पर ये चीज़ें इकोनॉमी बेहतर प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है, जबकि आपके ऊपर टैरिफ की मार रही, आपके ऊपर तमाम तरीके की ग्लोबल अनसर्टनिटीज दिखाई दी जी। और उसी कड़ी में जो दूसरा सबसे बड़ा जो मंथली आपका डेटा है ई वे बिल का, वो यहाँ नंबर नज़र आता है। और जो दिसंबर का आपने आंकड़ा बताया कि उससे सिर्फ मामूली जो है कम ये नंबर है, 13.683 करोड़ जो ई वे बिल जनरेट हुए वो जनवरी में, और 13.839 करोड़ ई वे बिल जनरेट हुए थे दिसंबर में। ईयर ऑन ईयर अगर आप देखेंगे, यानी जनवरी 2026 और जनवरी 2025 के बीच का फासला, तो वो 42% से ज़्यादा विशाल, तकरीबन 50% ई वे बिल ज़्यादा जनरेट हुए एक साल पहले के मुकाबले। इससे एक घरेलू जो मैं कहूँगा कि कंजम्पशन लेड जो डिमांड है विशाल, वो यहाँ पे जनरेट होती हुई दिखाई दे रही है। मजबूत सप्लाई चेन दिखाई दे रही है यहाँ, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की यहाँ पे मजबूती भी नज़र आ रही है विशाल। जी, आपने सर जीएसटी कलेक्शंस की बात कही थी, तो जीएसटी कलेक्शन जो है
जनवरी की मैं बात कर रहा हूँ, जीएसटी जी। कलेक्शन जो है 6.2% जो है बढ़कर 1.93 लाख करोड़ के पास था। नेट रेवेन्यू में भी जो है 7.6% की बढ़ोतरी थी और ये जो है 1.70 लाख करोड़ था। इंपोर्ट से भी कही जा रही थी कि 10% जो है वो कमाई बढ़ती हुई नजर आ रही है। न केवल ये, अगर आप और जब हम फास्ट मूविंग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की बात कर रहे हैं तो आप जनवरी के सर्विसेज सेक्टर की पीएमआई देख लीजिए, 58.5 पे रहा ये नंबर, यानी 50 के ऊपर ये एक्सपेंशन बताता है, यानी आपका सर्विसेज सेक्टर विस्तार कर रहा है। ओके। कंपोजिट पीएमआई को अगर आप देखेंगे, जिसमें सर्विसेज भी है और जिसमें आपका मैन्युफैक्चरिंग भी है, इसको अगर देखेंगे तो यहाँ पे भी एक्सपेंशन आपको नजर आ रहा है। जीएसटी के आपने नंबर बताए, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ लगातार अगर आप पिछले महीनों को देखेंगे तो मजबूत नजर आई है। चाहे आप जीडीपी के नंबर में भी मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ के आंकड़ों को देख लीजिए, कई महीनों में ऐसे आंकड़े आए जो 17 साल के हाई तक के मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ को दिखाते हैं। ओके। एक महत्वपूर्ण आंकड़ा इन्फ्लेशन का विशाल आता है। इन्फ्लेशन का नंबर भी आप देखिए, पिछले साल अक्टूबर में जी पहुंच गया था गर के 0.25% पे। तो अभी 1.33 के आसपास। हाँ, इन अगर आप इंडिकेटर्स को अगर आप सम अप करेंगे, फिर आप आर्थिक ग्रोथ के नंबर देख लीजिए। अभी आरबीआई ने इस साल के लिए 7.4% का आंकड़ा दिया रिवाइज करके। मूडीज का भी बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट आया है। मूडीज ने कहा है कि FY27 में भारत की ग्रोथ 6.4% रहेगी, जो G20 देशों में सबसे ज़्यादा ग्रोथ वाला देश इंडिया रहेगा। तो ये आंकड़े बताते हैं। और अब जो बड़ा अपडेट एक जो हुआ है वो दो बड़े, एक तरह से मैं कहूँगा कि EU के साथ जो 27 देशों का ब्लॉक है और अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील हुई है, वो इकोनॉमी के लिए एक और बहुत मेजर जो है वो माइलस्टोन साबित होने कुछ वाला है। एक्सपर्ट्स के राय भी है सर, उनको भी हम समझ लेते हैं। केपीएमजी के अनुसार कहा जा रहा है कि ये जो है घरेलू अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत है। अमेरिका के साथ जो है व्यापार समझौते से जो निर्यात भी बढ़ सकता है। डेलॉयट ने क्या कहा ये भी जान लेते हैं। इससे पता चलता है कि मैन्युफैक्चरिंग, थोक व्यापार और लॉजिस्टिक सेक्टर मजबूत चल रहे हैं। साथ ही जीएसटी जो है अनुपालन भी जो है वो सुधरा है, कंप्लायंस वाली बात है। पीडब्ल्यूसी ने भी कहा कि माल की आवाजाही और आर्थिक रफ्तार बढ़ रही है, जिससे जीएसटी कलेक्शन भी बढ़ सकता है। आने वाले जो है जीएसटी फॉरकास्ट जो है कलेक्शन का वो भी अच्छा हो सकता है सर। टैक्स कनेक्ट के अनुसार कहा जा रहा है कि ये मजबूत आर्थिक गतिविधि का संकेत है, लेकिन 50,000 रुपए की सीमा अब छोटी लगने लगी है। इसी के बाद सर एक सवाल मेरे मन में ये भी आ रहा है और कई मीडिया रिपोर्ट्स में बात सामने आ रही है कि जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो है मिलकर ईवे जो है सिस्टम, जो है ईवे बिल वाला जो सिस्टम, उसमें बदलाव करने की तैयारी कर रही है। कहा जा रहा है कि जो है अब तक जो है ईवे बिल को जो है मुख्य रूप से जो है निगरानी और कंट्रोल करने के लिए जो है उसके तहत, उस टूल के तहत देखा जाता था, लेकिन सरकार अब चाहती है कि ऐसा सिस्टम बने सर कि जहां जो है लॉजिस्टिक को है जो आसान किया जा सके, रास्ते में जो रुकावट है और देरी जो है उसको कम किया जा सके, ट्रांसपोर्ट की जो है लागत उसको घटाई जा सके। फिर भी जो है उसके अलावा सर टैक्स चोरी वाला मामला तो है, उस पर भी जो सरकार चाहती है कि नज़र रखा जा सके। इस खबर को भी आप समझाइए। नहीं, बिल्कुल देखिए, सरकार ने अभी हाल में जब बजट आया है तो उसमें डेडिकेटेड जो फ्रेट कॉरिडोर्स की बात की है सरकार ने, उनको बढ़ाने की, उनकी विस्तार करने की जो है वो बात यहाँ पे कही गई है। अलग अलग राज्यों में भी डेडिकेटेड जो फ्रेट कॉरिडोर बना रहे हैं, जो हाईवेज इस तरह के, जहाँ पे कि आपका केवल और केवल आपका जो माल ढुलाई है उसमें लगने वाला जो टाइम है वो कम रहे, सामान एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंच सके। और जो हाल में एक्सप्रेस वे बने हैं देश भर में, उनके जरिए भी माल की ढुलाई आसान हुई है। और इसीलिए कहा जाता है जो सप्लाई चेन का जो मजबूती दिखाई दे रही है, उससे बहुत ज़्यादा इकोनॉमी को यहाँ पे मदद मिली है। ये मसला एक बहुत बड़ा है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। टेलीकॉम सेक्टर में फिर से जो है एजीआर बकाये का मुद्दा जो है वो गर्मा गया है। एक तरफ जो है कर्ज के बोझ तले दबे वोडाफोन आइडिया को राहत मिलती हुई दिख रही, तो दूसरी तरफ जो है भारतीय एयरटेल ने जो है अलग रास्ता चुन लिया। कंपनी ने साफ कर दिया है कि उसे जो पेमेंट टालने की जो छूट है, यानी जो है मोरेटोरियम नहीं चाहिए, बस हिसाब किताब जो है उसको दुरुस्त कर दीजिए। सवाल ये है प्रवीण सर आपसे कि अब क्या एजीआर की जो है कैलकुलेशन में सचमुच में गड़बड़ थी सर, और अगर है इसका तो इसका असर देश की जो है सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनियों पर या और भी जितनी जो टेलीकॉम कंपनियां हैं उन पर क्या पड़ेगा सर? कई बार जो हम लोगों ने इसको लेकर भी मनी सेंटर में बातें की है। कहा गया कि पहले का जी है जो है 2008 के आसपास का मामला आ गया, उसके बाद जो है वोडाफोन आइडिया जो है सुप्रीम कोर्ट का रुख करती हुई नजर आई। ऑलरेडी हम लोगों पर इतना कर्ज है, आप पहले का बाद का सब कुछ जोड़ जाड़ दीजिएगा तो फिर कैसे काम चलेगा? ये वही मामला है सर?
नहीं, बिल्कुल देखिए, वोडाफोन आइडिया को जब से राहत मिली है तब से कम जो दूसरी देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम ऑपरेटर है ये भारती एयरटेल, उसने अपने जो है वो एक तरह से कहें कि काफ़ी एग्रेसिव रुख अपना लिया है कि एजीआर मामले में अब उसको भी एक बड़ा रिलीफ जो है वो मिलना चाहिए। और रास्ते, अब दो रास्ते थे इसके। एक रास्ता ये है कि आपको जो एक मॉडल सरकार ने एक तरह से दे दिया जी। कि हम एजीआर बकाया में छूट कुछ नहीं देंगे, लेकिन आपको एक मॉरेटोरियम मिल जाएगा कि आप एक सर्टेन टाइम तक इसका पेमेंट कर सकते हैं, जैसा वोडाफोन आइडिया को 10 साल का सरकार ने एक तरह से पीरियड दिया कि इसके बाद आप अपना पेमेंट स्टार्ट कीजिए, पैसा पूरा आपको जो है वो देना पड़ेगा। जी। 86,000 हाँ। करोड़ के आसपास जो है। वोडाफोन आइडिया के इस फैसले से जो एयरटेल है वो थोड़ी भिन्न राय रख रही। दूसरा तरीका ये है कि साहब आप जो पैसा मांग रहे हैं यही पैसा कम कर दीजिए। और एयरटेल की जो स्ट्रेटजी है वो दूसरी इस वजह से भी दिखाई दे रही क्योंकि 40,000 करोड़ रुपए का जो एजीआर बकाया एयरटेल पर है उसमें से 18,000 करोड़ रुपए लगभग वो दे चुकी है। तो अब जो कंपनी दे चुकी है उसके बावजूद जो इंटरेस्ट, पेनल्टी और पेनल्टी पे जो इंटरेस्ट है, ये कंपोनेंट मिलके जो बकाया है वो तकरीबन वहां का वहीं पहुंच जाता है। तो कंपनी इस बात से परेशान है कि साहब पैसा इतना चुका दिया लेकिन बकाया मेरे सिर पर उतना ही है। तो कर्ज के बोझ के तले या एक तरह से बकाये के बोझ के तले ये टेलीकॉम ऑपरेटर दबे हुए हैं जी। और इसीलिए एयरटेल ये चाहती है कि उसको यहाँ मोरेटोरियम का छूट न मिले, उसको पूरी छूट दी जाए कि आपने आखिर एजीआर को कंप्यूट कैसे किया, इसमें जो अरिथमेटिक एरर हैं उनको साहब आप दूर कीजिए, यानी सब्सटेंशियल जो कट डाउन एजीआर में हो वो करने की मांग है। और अगर ये होता है तो हो सकता है कंपनी आगे चल के रिफंड की मांग करे कि साहब आप इस पैसे को रिफंड कीजिए। लेकिन इसमें एक पेच है, 2019 का जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था इसी मसले पे था कि एजीआर का आखिर कैलकुलेशन होगा कैसे। क्या पूरा पैसा जो कंपनी, कोई टेलीकॉम कंपनी कमा रही है उसको उसके ऊपर एजीआर तय किया जाएगा या कंपनी के जो टेलीकॉम सर्विसेज से जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उस पे जनरेट होगा। तो उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में जो सरकार का जो तरीका है कि साहब आपका जितनी भी कमाई है वो सब पे को माना जाएगा और उस कमाई पे आपको एजीआर भरना होगा। चलिए सर, इसी बीच सर IIFL सिक्योरिटीज़ की एक रिपोर्ट है कि उसमें बताया गया है कि क्या एयरटेल जो है भुगतान करने में सक्षम है या नहीं है, जो ड्यूज़ वाला मामला। तो उसमें कहना है कि IIFL सिक्योरिटीज़ के जो एक्सपर्ट है उनका अनुमान है कि भले ही एयरटेल को एजीआर में कोई राहत ना मिले और स्पेक्ट्रम की किस्तें भी देनी पड़े, लेकिन फिर भी जो है फाइनेंशियल ईयर 2027 और 28 में कंपनी लगभग जो है 1.2 लाख करोड़ रुपए का जो है फ्री कैश फ्लो बना सकती है। इसका मतलब है कि सर एयरटेल के पास बकाया चुकाने की अच्छी खासी जो है क्षमता आती हुई दिख रही है। अब सर चूंकि एयरटेल की बात हो रही तो वोडाफोन आइडिया को भी सीन में ले ही आते हैं। आज एक बड़ी खबर ये आ रही सर कि वोडाफोन आइडिया के शेयरों में जो है ज़बरदस्त खरीदारी देखने को मिली और उस शेयर में भी जो अच्छे खासा एक्शन भी देखने को मिला। खबर आ रही है कि कुमार मंगलम बिरला ने जो है 4.09 करोड़ शेयर्स खरीदे हैं। कुछ ऐड करना चाहेंगे सर? ये चीज़ इस बात की ओर इशारा करती है कि कंपनी के प्रमोटर ही अब कंपनी को के अच्छे फ्यूचर को लेके एक तरह आश्वस्त है या उनको भरोसा हो रहा है। इससे एक लॉन्ग टर्म का मजबूत जो है वो संकेत मिलता है, क्योंकि अभी तक आप 1-2 महीने पहले तक देख लीजिए कंपनी को क्या रिलीफ मिलेगी एजीआर पर, क्या कंपनी आगे चल पाएगी या नहीं चल पाएगी, इसको लेके सवाल थे। प्रमोटर भी बड़े हिचकिचाहट में दिखाई दे रहे थे कि आखिर कैपिटल लगाएं तो कैसे लगाएं। जी। बैंकों को भी इससे एक बूस्टर मिलेगा कि आप जो 30-35 हज़ार करोड़ रुपए जुटाना चाह रहे हैं तो बैंकों को भी एक मजबूत इंडिकेशन इस बात का जाएगा कि साहब जब प्रमोटर खुद स्किन इन द गेम वाला जो मामला है कि आप खुद अगर इन्वॉल्व हैं धंधे में, तो इसका मतलब यह है कि प्रमोटर चाहते हैं कि कंपनी का फ्यूचर ब्राइट हो, उसको आगे लेकर जाना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा संकेत है वोडाफोन आइडिया के शेयर होल्डर्स के लिए भी। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। आपका पैसा बैंक में कितना सुरक्षित है, ये सवाल हर डिपॉजिटर्स के मन में होता है। अब इसी सुरक्षा से जुड़ा एक बड़ा बदलाव RBI लाने वाला है। 1 अप्रैल 2026 से RBI डिपॉजिट इंश्योरेंस के लिए नया नियम लागू करेगा।
अब सभी बैंक जो है एक जैसा प्रीमियम नहीं देंगे, बल्कि जो बैंक जितना सुरक्षित और मजबूत होगा वो उतना कम प्रीमियम देगा, और जो बैंक जो है कमजोर होगा उसे ज़्यादा प्रीमियम देना पड़ेगा। सर लगातार जो है डिपॉजिट इंश्योरेंस की भी जो बात हम लोग जो है सेंट्रल में करते आते हैं, कहा जाता है कि जो 5 लाख का जो लिमिट है उसको भी बढ़ाने की बात कही जाए। खैर उस मोर्चे पर तो अभी कोई खबर नहीं आ रही, लेकिन अब बैंकों के जो प्रीमियम वाला मामला है उसको लेकर जो है अपडेट आ गया है। सर कैसे देख रहे हैं सर इस बदलाव को? नहीं, ये विशाल बहुत महत्वपूर्ण खबर है देश के लाखों करोड़ों डिपॉजिटर्स के लिए और साथ ही साथ पूरे बैंकिंग सेक्टर के लिए। जी। और क्यों है? 2024 में असल में इसको लेके सबसे पहली चर्चा शुरू हुई थी विशाल, तो हमने तब भी इसको कवर किया था और इसके बाद भी हम मनी सेंटर में जितने भी बार किया है हमने इस बात को कवर किया है कि आखिर जो प्रीमियम है डिपॉजिट इंश्योरेंस पर, और देखिए पिछले साल की बात है, बिल्कुल अर्ली की, बल्कि 2024 के आखिर में जब आपका जो न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक फेल हुआ था और जब पूरे के पूरे मतलब लाखों कस्टमर जो है डिपॉजिटर्स वो फंस गए थे, उसके बाद इस बात की चर्चा ने जोर पकड़ा था कि आखिर इस देश में एक तो बैंकों का के पास जो आपका पैसा जमा है क्या उस पर इंश्योरेंस की गारंटी बढ़नी चाहिए। अभी 5 लाख रुपए तक का आपका जो बैंक में जमा पैसा है वो सेफ है, उसके बाद इस लिमिट को बढ़ाया जाना चाहिए क्या नहीं, इसको लेके सरकार के टॉप लेवल तक बात पहुंची, चर्चा पर चर्चा का दौर शुरू हुआ और माना ये गया कि शायद 10 लाख किया जाएगा, कभी आया 12 लाख या फिर 15 लाख किया जाएगा। इस तरह की हमने तमाम बार इस चीज को डिस्कशन किया, लेकिन बाद में ये पूरी कहानी ठंडे बस्ते में चली गई। 2024 में इस बात की शुरुआत हुई थी जब आरबीआई के डिप्टी गवर्नर जो स्वामीनाथन जे हैं, उन्होंने एक कार्यक्रम में इस बात को कहा था कि साहब ऐसा क्यों ना किया जाए कि जिस बैंक का रिस्क वेटेज ज़्यादा है, जो बैंक ज़्यादा रिस्क ले रहा है, उससे हम जो इंश्योरेंस ले रहे हैं DICGC जो डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है, वो अभी हर 100 रुपये पे 12 पैसे का इंश्योरेंस का पैसा लेता है, प्रीमियम लेता है। चाहे बैंक मजबूत हो कमजोर हो, चाहे बैंक मजबूत हो चाहे कमजोर हो, सबके लिए। चाहे जो बैंक आपको आपके डिपॉजिट पे 8% इंटरेस्ट दे रहा है वो भी 12 पैसे ही दे रहा है, और जो बैंक 6% इंटरेस्ट दे रहा है वो भी 12 पैसे ही दे रहा है जी। एक बैंक मजबूत है, कैपिटल उसके पास अच्छा है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो अच्छा है, एक बैंक ऐसा जिसको लेके ये खतरा है कि साहब कब बैठ जाए पता नहीं, वो भी उतना ही पैसा ले रहा है, डिपॉजिटर्स को अट्रैक्ट कर रहा है कि साहब हम तो आपको 8% का इंटरेस्ट जी। तो तब इस बात का जिक्र उठा था जिसमें 2 बातें स्वामीनाथन जे ने बहुत महत्वपूर्ण कही थी विशाल। एक बात ये कही थी कि जो वल्नरेबल तबका है, रिटायर्ड लोग, गरीब, महिलाएं, इस तरह के जो डिपॉजिटर्स हैं जिनके पास दूसरा कोई तरीका नहीं, अगर उनका पैसा बैंक में पैसा जमा है और वो डूब गया, ऐसे लोगों की पूरी रकम सुनिश्चित करनी चाहिए, गारंटी दी जानी चाहिए। दूसरी बात उन्होंने ये महत्वपूर्ण कही थी कि साहब जो बैंक ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं उनसे आप प्रीमियम ज़्यादा लीजिए, जो बैंक अच्छा काम कर रहे हैं उनका प्रीमियम आप घटाइए। अब आकर वो आरबीआई ने उस चीज़ को मान लिया है और फाइनली 1 अप्रैल 2026 से ये नियम विशाल लागू होने वाला है। चलिए, तो मजबूत और अच्छी दिखने वाले जो बैंक है, अच्छी तरह से जो चल रहे हैं बैंक, अब वो कम प्रीमियम देते हुए नजर आएंगे। ऐसे बैंक जो है 33% तक कम प्रीमियम दे सकते हैं, ऐसी बातें सामने आ रही है। सर अगर उनका रिकॉर्ड लंबे समय तक अच्छा रहा तो कहा जा रहा है कि 25% का और छूट जो है वो भी मिल सकता है। तो डिपॉजिटर्स पर तो अच्छी खासी असर पड़ने की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि उनका जो डिपॉजिट्स है वो ज़्यादा और सुरक्षित रहेगा और आपकी जमा सुरक्षा में इसको लेकर कोई बदलाव नहीं होगा, ये भी मैं बताना चाहूँगा। यानी मतलब अगर हर 1000 रुपये पे 100 रुपये पे 12 पैसे हैं, हर 1000 रुपये पे 12 रुपये हो गए, यानी ऐसे बैंक अगर 33% कट डाउन होता है तो आप ऐसे समझ लीजिए कि एक बैंक 1000 रुपये पे जो 12 रुपये देता है उसको 8 रुपये ही देने पड़ेंगे, 4 रुपये घट जाएंगे जी। लेकिन जो बैंक कमज़ोर या ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं, ऐसे बैंकों के लिए 12 रुपये से बढ़कर 15 रुपये 16 रुपये हो सकता है जी। इसके अलावा सर ये भी खबर आ रही है कि आरबीआई जो है बैंक की मजबूती जो है वो भी चेक करता हुआ दिखेगा और कई चीज़ों पर है जो इसको जो है जांचा जा सकता है कि देखिए बैंक के पास कितनी पूंजी है, लोन की क्वालिटी कैसी है, कमाई कैसी है, मैनेजमेंट और गवर्नेंस कैसा है, नकदी यानी जो लिक्विडिटी की स्थिति है वो कैसी है। और जो गवर्नेंस वाली बात आई है सर, पिछले बार कई बार हम लोग मनी सेंटर में इस बात को भी डिस्कस कर चुके हैं, कई बैंकों में ये भी स्थिति देखने को मिली कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाली इशू है, गवर्नेंस को लेकर कई तरह के सवाल। आप इंडसइंड बैंक का मामला देख लें, 2025 में यस बैंक का तो मामला चलिए पुराना हो गया, उसमें तो इतनी
इतनी तरह की चीज़ें सामने आई थी कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। यस बैंक का मामला तो अपने आप में एक बहुत पेचीदा मामला था, लेकिन आप सबसे हालिया मामला देखिए इंडसइंड बैंक का, उसके पहले कोऑपरेटिव बैंक जो जिसका हमने जिक्र किया, और तमाम जो कोऑपरेटिव बैंक हैं उनको लेके अलग फ्रेमवर्क तैयार करने को लेके सरकार और आरबीआई दोनों सक्रिय हैं कि इन बैंकों का कामकाज का पूरा तरीका दुरुस्त किया जाना चाहिए विशाल। लेकिन सर डिपॉजिटर्स के फ्रंट पर एक अच्छी खबर है कि उनका पैसा जो है नहीं, डिपॉजिटर्स के लिए अच्छी खबर इस लिहाज से है कि साहब आप इस बात का आइडिया लगा सकते हैं कि आपका बैंक अब है वैसे मुश्किल कि कितना प्रीमियम भर रहा है इससे, और बैंक की माली हालत कैसी है। जो बैंक देखिए डिपॉजिटर्स को भी ये देखना होगा कि जो बैंक आपको ज़्यादा ब्याज दे रहा है आपके डिपॉजिट पर, तो वो आपका पैसा ज़्यादा हाई रिस्क वाले इंस्ट्रूमेंट्स में लगा रहा है। नहीं, लेकिन सर आपकी बातों से जो है सारे लब्बो लुबा मैं ये समझ पा रहा हूँ कि अब डिपॉजिटर्स के लिए खुशी तब आएगी जब ये लिमिट जो है वो बढ़ता है। बिल्कुल, ये बढ़नी भी, इस चीज़ें दोनों जरूरी हैं। ये भी जरूरी है कि जो रिस्क कम ले रहा है उससे आप कम पैसा लीजिए, लेकिन जरूरी ये भी है कि आप 5 लाख की जो डिपॉजिट की लिमिट है उसको बढ़ाएं। शायद ये फर्स्ट स्टेप हो सर, नेक्स्ट स्टेप में सुनने को मिल, क्योंकि इसका फैसला असल में सरकार के लेवल से लिया जाना है विशाल। चलिए प्रोफेसर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय निकाला, तमाम विषयों को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो आज के मनी सेंटर में बस इतना ही। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।